हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, हमने क्लास स्टार्ट की हुई है क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके हमने 10 पार्ट कर लिए हैं। टॉपिक वाइज हम क्या कर रहे हैं, उस जो केमिस्ट्री के लेक्चर्स है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा पार्ट नंबर 11 है, ठीक है। तो 6 से लेकर 12 तक के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनकी क्लास अच्छे तरीके से, गुड क्वालिटी की क्लास, भाई हर एक चीज बताई जा रही है वहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ शॉर्ट में बताया जा रहा हो या फिर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल डिटेल से कराया जा रहा है पूरा कोर्स, ठीक है। और वो भी एब्सोल्युटली फ्री है, अच्छी क्वालिटी का और फ्री कोर्स है, ठीक है। बाद में पेड कर दिया जाएगा, परंतु अभी के लिए फ्री किया जा रहा है, ठीक है। एमएससी एमकॉम एमए टीचर करा रहे हैं इनको। और बेस्ट स्टडी मटेरियल, गुड रिजल्ट, 100% सेटिस्फेक्शन है बच्चों का, ठीक है। तो हमारा ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 11 है। किस किस के लिए यूजफुल है? आईआईटी, जेई, नीट, एनडीए, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, एफकेट या नेट और गेट, ठीक है। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, ये जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस था वहां तक कर लिया था, यूनिट कन्वर्जन का टॉपिक, ठीक है। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 6। तो मतलब कि सेक्शन 5 तक हमने कवर कर लिया कंप्लीट, ठीक है। सेक्शन 5 तक हमने पूरी डिटेल तरीके से अच्छी क्वालिटी का करा हमने, ठीक है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है भाई हमने छोड़ी हो, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हमने कवर किया है। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 6, जो कि क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब कि कुछ एक लॉज बताएंगे कि भाई जिसके अकॉर्डिंग क्या है कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो वो कौन कौन से लॉ होते हैं, देखो। केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के अंदर हमें मेनली पढ़ना होता है केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को पढ़ना होता है, और वो केमिकल रिएक्शन किन किन लॉज को फॉलो करती है, वो 5 लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। उससे कंप्लीट रिएक्शन होती है, ठीक है। वो क्या कौन कौन से लॉ होते हैं, मेन लॉ होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसको मॉडिफाई करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कर दिया गया था, ठीक है। वो मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। आज के लेक्चर में यही हम पूरे लेक्चर में यही कवर करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। फिर अगले अगले मतलब कि डे वाइज अलग अलग टॉपिक करते जाएंगे अलग अलग पार्ट्स में। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये तीन चारों के चारों लॉ होते हैं वो मास पे डिपेंड है, ठीक है। मास पे डिपेंड होंगे। जो कि ये वाला होगा ना, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये वाला जो लॉ होगा इसका अनदर नेम क्या है, गेल लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। वॉल्यूम से रिलेट है ये वाला लॉ, ठीक है। तो 5 लॉ को पढ़ेंगे हम, पांचों के लॉ को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर इसका दूसरा ही नाम है, या देखो इसको कंप्लीट लिखो, मास एंड एनर्जी लिखो, मास एंड एनर्जी लिखो, क्योंकि इसको है ना एनर्जी की टर्म बाद में दी गई आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है। और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल ऑफ मैटर। मतलब कि इंडेस्ट्रक्टिबल क्या होता है, एक तो डिस्ट्रॉय होता है, एक होता है इनडिस्ट्रॉय, मतलब कि इसमें डिस्ट्रॉय नहीं होता। कोई भी मैटर होता है उसका कुछ भी कम नहीं होता, मतलब कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला है इन डिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये वाला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। ये किसने दिया, एंटोनी लोवेशियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1789 में ये ला दिया। उन्होंने क्या बोला कि भाई टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझते हैं। अगर मान लो ए प्लस बी कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ए प्लस बी क्या कर रहे हैं, वो केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट साइड में होता है ना, वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल गया, सी प्लस डी, ठीक है। जो हमारे पास इस साइड मिलता है ना, राइट साइड, वो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मतलब कि रिएक्टेंट से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। जब भी दो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेंगे। वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है प्रोडक्ट, वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ का जितना मास होगा ना वो किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। व्हेन फिजिकली या केमिकली चेंज अकर, या तो इसमें केमिकली चेंज हो जाए या फिजिकली चेंज हो जाए, कैसा भी चेंज हो, परंतु यहाँ का जो रिएक्टेंट का मास होगा और प्रोडक्ट का मास होगा वो इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। ना ही कम ना ही ज्यादा, ठीक है। कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इनमें है ना, क्या हुआ मैटर, एक और स्टेटमेंट हो सकते हैं। एक तो ये वाली स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, और एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि मतलब क्या है, ना तो मैटर को बनाया जा सकता और ना ही उसको तोड़ा जा सकता है। मतलब कि अगर हम सोचे कि भाई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, रिएक्शन होके क्या हो रहा है, मान लो वो टूट रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो अगर क्या हो रहा है भाई, कोई रिएक्शन है वो कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रही है कुछ, ठीक है। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो क्या हो रहा है, कुछ नई चीज बना रही हो या फिर नया मैटर उसमें ऐड हो रहा हो, ठीक है।
तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कह रहा है भाई जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। इसका मतलब जो मैटर रिएक्टेंट में, जितना मैटर रिएक्टेंट में ना, उतना ही मैटर किस में होगा, प्रोडक्ट में होगा। ना ही उसमें टूटेगा, ना ही उसमें लॉस होगा, ना ही उसमें गेन होगा, ठीक है। तो यही बात बता रहा है कि भाई ये क्या कह रहा है, भाई मैटर नेट तो क्रिएट किया जा सकता है जब भी रिएक्शन होगी, या फिर केमिकली हो या फिजिकली हो, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट किस तरीके से प्रूव की, ठीक है, वो हम एक्सपेरिमेंटल देखते हैं। एक्सपेरिमेंट किया गया, पहले क्या देखते हैं, फिजिकल चेंज के बारे में देखते हैं कि भाई अगर हम फिजिकली चेंज करें, तो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, फिजिकल चेंज करते हैं क्या उसमें कोई मैटर का लॉस होता है, ठीक है, या नहीं होता, या प्रोडक्ट उनका जो मास का, रिएक्टेंट का मास है या प्रोडक्ट का मास है, क्या वो इक्वल रहता है, ठीक है, ये देखते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया भाई। फिजिकली का मतलब क्या होता है, जिसमें स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है, उसकी जो स्टेट होती है, जैसे लिक्विड होती है, सॉलिड होती है और गैस होती है, इनमें कुछ चेंजमेंट आ जाए ना, तो वो हमारा माना जाता है क्या है, वो फिजिकली चेंज होते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने क्या लिया, एक जार ले लिया, ठीक है। जार में क्या किया हमने, आइस के क्या ली, आइस के क्यूब्स ले लिए, ठीक है, बर्फ ले लिया हमने, और क्या किया, वो उसका वेट किया, हमें पता लगा कि भाई वो कितने ग्राम का, 100 ग्राम का है। और उस जार के ऊपर हमने कोर्क लगा दी, ठीक है, कोर्क लगा दी कि भाई उसमें से ना तो बाहर कोई जा सकता, ना ही अंदर आ सकता, कुछ भी चीज अंदर नहीं आ सकती, ना ही बाहर जा सकती। तो इसको हमने क्या किया, हीट किया। तो हीट करने पर हमें ये जो आइस के क्यूब्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गए, पानी में कन्वर्ट हो गए। तो हमने पानी का वेट लिया ना, तो वो भी हमें कितना मिला, 100 ग्राम मिला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेट है ना, पहले सॉलिड में था, पहले सॉलिड में था, अब किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। परंतु इसकी जो मास है ना, रिएक्टेंट का मास भी क्या रहा, 100 ग्राम, और प्रोडक्ट का मास भी क्या रहा, 100 ग्राम। वो क्या रहा, इक्वल रहा। अब करते हैं केमिकल चेंज पे, कि केमिकल चेंज क्या होता है, मतलब कि जो हमारे पास मैटर है उसके अंदर जितने भी मतलब कि एटम है या मॉलिक्यूल है, वो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके कुछ और प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो, उस वो ही क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाए वही क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो केमिकल चेंज किस, केमिकल रिएक्शन किन में होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स में होती है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होता है ये। पहला ही हमारे पास एक्सपेरिमेंट है क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, मतलब कि ये रिएक्शन के बाद है ना, कुछ एक सॉलिड के पार्ट्स छोड़ देता है नीचे, बल्कि सॉलिड के पार्ट्स आ जाते हैं नीचे, उसी को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ रिएक्शन होके सॉलिड के पार्ट आ गए, क्रिस्टल टाइप में आ गए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, एक हमने क्या ली, लैंड डॉट ट्यूब ली, ठीक है। तो ये वाली जो दो ट्यूब आपस में जुड़ी हुई है, इसी को क्या बोलते हैं, लैंड डॉट ट्यूब बोलते हैं। इसके हमने, इसके अंदर हमने क्या डाला, एक तरफ क्या डाला, NaCl, सोडियम क्लोराइड लिक्विड में, ठीक है, उसका सॉल्यूशन डाल दिया। एक तरफ क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला। ये भी क्या, एक्वस का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। एक्वस का मतलब होता है, देखो एक्वस का मतलब होता है कि भाई NaCl है ना, NaCl का सॉल्यूशन वाटर के अंदर, ठीक है। एक्वस लिक्विड में भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, परंतु ये जब वाटर में होता है तो हम क्या मानते हैं, एक्वस सॉल्यूशन मानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट का ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि इसको वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है। जब भी कोई वाटर के साथ सॉल्यूशन बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो NaCl है ना, NaCl और ये सोडियम सिल्वर नाइट्रेट, इनको मैंने अलग अलग ट्यूब्स में डाल दिया, ठीक है। फिर बीच में क्या है, ये पहले तो नली क्या थी, बंद थी, अब क्या करेंगे, खोल देंगे। और इसमें ध्यान रखना कि भाई ये बाहर ना जाए ये सोल्यूशन, इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, कोर्क लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन को मिक्स किया हमने, ठीक है, मिक्स किया तो ये इसमें कुछ ना, ये यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, और आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद यानी मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, इन दोनों के रिएक्शन होने के बाद सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों के रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड, जो कि हमारे पास प्रेसिपिटेट बनते हैं इसके। जो यहाँ पर सोलिड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये क्या है, सोलिड की फॉर्म में यानी कि क्रिस्टल की फॉर्म में क्या मिल गया हमें, प्रेसिपिटेट मिल गए। वो भी नीचे मिलेंगे, ठीक है, नीचे मिलेंगे, क्योंकि सोलिड क्या होता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड के हमें क्या मिलते हैं, प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म मिल जाती है, यानी कि सोलिड फॉर्म में बन जाएगा ये। और जो बाकी का बचा रिएक्ट होने के बाद, ये सोडियम नाइट्रेट, ये एक्वस यानी कि लिक्विड की फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। देखो ये कह रहा भाई, हमारे पास जो ये पहले वाला सॉल्यूशन था ना, इसका वेट हमने मेजर किया, क्या था, 10 ग्राम था। अब रिएक्ट होने के बाद प्रेसिपिटेट प्लस ये सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों का जो वेट किया गया ना, इन दोनों का अलग अलग वेट किया गया, वह सॉलिड का अलग किया, फिर लिक्विड का अलग, या फिर एक में ही कर लेंगे। तो वो भी जो हमारे पास रिएक्ट होने के बाद जो मास रहा ना, वो सेम रहा, 10 ग्राम ही रहा, ठीक है।
तो ये कह रहा है कि भाई ये जो है ना किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। क्या किया इसने, डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये हमारे पास क्या लिया हमने, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया, Hg किसका फॉर्मूला होता है, मरकरी का। ठीक है, उसके ऊपर ऑक्सीजन और लगा दिया तो हमारे पास क्या मिल गया, मरकरी ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, अब देखो मरकरिक ऑक्साइड है, सॉलिड है। ठीक है, उसको हमने क्या लिया, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, यानी कि हीट कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। पहले ये 100 ग्राम का था। ठीक है, अब हीट किया मैंने मरकरिक ऑक्साइड को, तो हमारे पास सोडियम ये मरकरी अलग मिल गया, और क्या मिल गया, हाफ O2 अलग मिल गया। हाफ O2 क्या होती है, हमें पता है ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हाफ O2 की गैस मिली, और मर्क्यूरी मिला लिक्विड में। जब हमने इस सॉलिड को क्या किया, हीट किया, तो एक तो लिक्विड मिला, एक गैस मिला। जो गैस मिली उसका वेट था 7.4 ग्राम, और जो ये लिक्विड में मरकरी मिली है हमें, उसका वेट था 92.6 ग्राम। अब जब हम इसको इन दोनों को ऐड करेंगे ना, इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, तो हमारे पास 100 ग्राम के करीब आ जाएगा ये टोटल। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई जो रिएक्टेंट का मास था ना, वही प्रोडक्ट का मास है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें प्रूफ मिल गया कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिजिकली में भी पॉसिबल है और केमिकल चेंज में भी पॉसिबल है। अब एक बात आती है, जब अब इसने क्या किया, न्यूक्लियर रिएक्शन करी ना, न्यूक्लियर रिएक्शन कोई भी मान लो एलिमेंट है, उसकी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई वो अपने आप है ना मास को लॉस कर रहा है, कि भाई रिएक्टेंट में जितना मास था, मान लो 100 था, तो वो रिएक्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शन होके वो कितना बच गया, 90 के करीब बच गया। तो ये कह रहा है भाई इतना मास गया कहाँ, हमें तो नहीं पता भाई इतना मास गया क्या, पहले 100 था अब 90 बच रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट में, तो ये इतना मास गया कहाँ। तो ये कह रहा है भाई जो ये मास कम हुआ है ना 10 ग्राम, तो वो कहाँ गर्म कम हुआ है, वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, कन्वर्ट हो गया। तो आइंस्टीन ने यही रिलेशन दिया कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हो रही है, जो ये हो रहा है, जो मास होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जो कि एक रिलेशन दिया उसने, E=mc²। ठीक है, अगर मास कम होगा तो मतलब कि वो मास है किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई टोटल सम ऑफ मास एनर्जी, तो ये वो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट थी ना, उसको तो हल्का सा करेक्ट किया उसने, मास के साथ साथ क्या करा, एनर्जी को ऐड कर दिया। ठीक है, और बाकी सेम है। क्या करा भाई, टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी आर कांस्टेंट ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। इंटरकन्वर्टेबल का मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, और एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है, मास में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ये आपस में क्या है, एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है। अब ये कह रहा है कि भाई, ये कह रहा है कि ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, ये जो मास है ना हमारा, मास और एनर्जी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब एक और लिख सकते हैं कि भाई रिएक्टेंट के पास जितना मास है और जितनी एनर्जी है, वो सेम होगी, सेम होगी कि, मतलब कि कहाँ पर, प्रोडक्ट पे जितना मास होगा, जितनी एनर्जी होगी, वो सेम होगी। भाई जितना मास एनर्जी का सम यहाँ है ना, उतना ही मास और एनर्जी का सम यहाँ होगा। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे। तो यही हमारा मॉडिफाई रूल है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, तो इतना ही है भाई ये वाला। ठीक है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी है वो इतना ही है। अब क्या करते हैं इसमें, अब कुछ एक सैंपल प्रॉब्लम देख लेते हैं प्रदीप बुक से। क्या है भाई, KClO3। ठीक है, तो ये KClO3 है, वो क्या किया हमने, हीट किया। हमें पता है पहले इसका मास क्या है, हमने वेट किया 4.9 ग्राम है। ठीक है, अब इसको हीट किया तो हमें क्या मिला, KCl मिला और O2 मिला। ठीक है, KCl का जो मास देखा वो था 2.96 ग्राम, और जो इसका मास था 1.92 ग्राम था ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, तो ये कह रहा भाई इन दोनों में ये देखेंगे भाई ये वाला इक्वल है या नहीं है। जब हमने इसको और इसको इन दोनों को ऐड किया ना, इन दोनों को ऐड किया, तो इतने का डिफरेंस मिल रहा था। जब हमने 4.90 है, इसमें से इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, इसमें से, ठीक है, तो हमें ये वाला डिफरेंस मिला। भाई रिएक्टेंट में तो कुछ मास ज्यादा था, प्रोडक्ट में क्या है, कुछ मास कम है। ठीक है, इसका क्या रीजन है, ये कह रहा भाई जो इतना स्मॉल फ्रैक्शन आया ना, 0.02 ग्राम, इतना फ्रैक्शन आया ना, और वो इसके कंपैरिजन में 4.90 के कंपैरिजन में ये क्या बहुत छोटा है। ठीक है, 4.90 ग्राम के कंपैरिजन में 0.02 बहुत छोटा है। तो ये कह रहा है भाई ऐसा कुछ है ना, ये कब हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंटल एरर भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल डिफरेंस ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल एरर, भाई एक्सपेरिमेंट करते हुए हमने वेट करते हुए कुछ ना कुछ गलती हो गई हो। ठीक है, तो वो एक इतना एरर आ जाता है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। परंतु ये क्या कह रहा है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी है वो यहाँ भी क्या कर रहा है, फॉलो करेगा। ठीक है, इतना डिफरेंस हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इसके कंपैरिजन में जो रिएक्टेंट का मास है। आगे है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे, यहीं तक करेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास। ठीक है, उसका जो मास है वो x ग्राम मान लेते हैं। ठीक है,
और एक NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसका मास है 5.85 ग्राम। ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड मिला जिसका मास है 14.35 ग्राम। और हमें क्या मिला, सोडियम नाइट्रेट जिसका मास है क्या, 8.5 ग्राम। ठीक है, तो स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये पूरा दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है सोडियम सिल्वर नाइट्रेट का मास बता दो। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है भाई ये वाला जो, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी लग रहा है ना, तो ये दोनों के मास इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का मास सम करके और इसको घटा दूं 5.85 को, तो हमारे पास एक्स का मास आ जाएगा। ठीक है, तो यही कहा हमने, हमारे पास एक्स का मास आ जाएगा 17.0 ग्राम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है भाई NaHCO3, ठीक है, इसका मास है क्या, 4.2 ग्राम। और CH3COH एसिटिक एसिड, इसका मास है हमारे पास 10 ग्राम। और ये रिएक्ट होने के बाद हमारे पास क्या बचता है, रेजिड्यू बचता है। और जो गैस निकली है ना इसमें से, वो गैस कौन सी निकली है, CO2 गैस निकली है। ठीक है, ये कौन सी गैस निकली है, CO2, उसका मास हमें दिया हुआ है 2.2 ग्राम। ठीक है, और जो बच गया ना गैस निकलने के बाद, जो जो रिएक्शन के बाद बच गया है, वो क्या बचा है, ये CH3COONA और H2O, ये बच गया। और रेजिड्यू का मास हम वेट कर ही सकते हैं, कितना होता है भाई, ये वेट कर लेंगे, 12 ग्राम आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या एनर्जी को। ठीक है, तो हमने यहाँ का वेट क्या किया, ऐड किया 4.2 और 10 ग्राम। ठीक है, रिएक्टेंट का वेट कैलकुलेट किया, 14.2 आया। फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट का वेट किया। ठीक है, 12 प्लस 2.2, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया, 14.2 ग्राम। ठीक है, ठीक है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, यही रिएक्शन है ऊपर वाली रिएक्शन बिल्कुल सेम लिखी हुई है। ये NaHCO3 6.3 ग्राम है, CH3COOH 15.0 ग्राम है। हमारे पास पता है भाई रेजिड्यू का मास हमने देख लिया। ठीक है, वो कितना है, 18.0 ग्राम है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि भाई कितनी गैस इसने क्या की, निकाल दी। ठीक है, कितनी गैस CO2 निकल गई। ठीक है, वो पता करनी है। हमें पता है इसका मास हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, उसमें से रेजिड्यू का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि CO2 है वो कितनी ग्राम CO2 हमारी निकली है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही तक करते हैं। आगे का जो टॉपिक है जो हम करेंगे, देखो ये वाले ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया, और ये सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये आने वाले लेक्चर्स में करेंगे।